हाँ, अच्छा किया पेपर कल। अच्छा, मैंने सॉल्यूशन भी अपलोड किए थे, किसी ने देखे अभी तक? चलो बेटा देख लेना, सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है और चेक की हुई कॉपी मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में मिल जाएगी ना। हेलो। हाँ क्लास। हाँ ऑल राइट ऑल राइट ओके। हम्म। चलो बेटा शुरू करते हैं। वेरी बैड, पता नहीं कैसे तुम्हें संभाला जाए और कैसे क्या है इसमें। चलो बेटा देखो, सबसे पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम या छोटा सा कंसर्न है, उस पर बात कर लेते हैं बेटा। मुझसे पूछा गया, कुछ बच्चों ने कहा सर थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन एक बार सर आप दोबारा म्यूट बताना। हो। अच्छा सॉरी। तो थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन एक बार हमें दोबारा करना है। तो एक बार फटाफट से देखो बेटा, ये बहुत सिंपल सी चीज होती है, बहुत बेसिक चीज है। कैसे समझे देखो फटाफट से। बेटो थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस। दिस इज द थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन। अब यहां से ध्यान बेटा, फॉर फिजिबली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यदि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिजिबल है हमारे पास, तो दो बातें होनी है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या फिजिबल होनी चाहिए, उसके लिए डेल्टा जी को नेगेटिव होना पड़ेगा बेटा। डेल्टा जी आपका नेगेटिव होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन फिजिबल होगी या आपकी प्रोबेबल या कह सकते हो बेटा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने वाली है वो। सो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। पिछली क्लास में बेटा बात की थी, डेल्टा जी का नेगेटिव होना जरूरी है, ये रिएक्शन होनी है या रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस, किसी भी फिनोमिनन को स्पॉन्टेनियस होना है। तो अब आपसे बात करते हैं बेटा, जब भी कोई एडजॉर्प्शन होता है तो हवा में उड़ रहे पार्टिकल्स थे वो सरफेस पे आके बैठ जाते हैं। सरफेस पे आके बैठने की वजह से उनकी एंट्रोपी कम हो जाती है। सो वी से डेल्टा एस इज ए नेगेटिव क्वांटिटी। सो इफ यहां पे देखो बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। नाउ वी आर सेइंग दैट दिस डेल्टा एस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, दिस इज लेस देन जीरो, एंड इसको एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा। टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव होने से रहा बेटा, टेम्परेचर नेगेटिव का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। सो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया माइनस साइन से, तो ये टोटल क्वांटिटी पॉजिटिव बनेगी। सो द सिचुएशन इज डेल्टा एच आई कैन राइट प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी। समझाने के लिए लिख रहा हूं बेटा ये, बाकी समझ में वैसे आना चाहिए कि नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो साफ दिख रहा है, यदि डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए तो कौन सी चीज को नेगेटिव होना पड़ेगा? डेल्टा एच। डेल्टा एच को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। क्योंकि मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ, देखो ऐसे समझो कि डेल्टा जी इक्वल टू, हम आपसे पूछे कि डेल्टा एच प्लस 5 है, तो आप, मैं बोलना चाह रहा हूं कि इसको नेगेटिव चाहिए हमें, दिस वी वांट नेगेटिव। सो डेल्टा एच को डेफिनेटली -5 या उससे छोटा होना पड़ेगा। और यू कैन अप्लाई द इनइक्वालिटी आल्सो, डेल्टा जी लेस देन जीरो, तो डेल्टा एच प्लस 5 लेस देन जीरो। तो यहां से देख आ जाएगा डेल्टा एच लेस देन -5। तो साफ बात है डेल्टा एच को इससे इतना कम होना पड़ेगा। सो डेल्टा एच को उससे ज्यादा लेवल पे नेगेटिव होना पड़ेगा यदि हम चाहते हैं रिएक्शन हो तो। दिस इज व्हाट वी एक्सप्लेन इन थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन। क्लियर? यस सर। सो छोटी सी बात है, वापस समझिए बेटा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, देखो कि एडजॉर्प्शन होगा, सो द डेल्टा एस टर्म विल बी नेगेटिव, देन वी कैन से दैट नेगेटिव ऑफ टी डेल्टा एस टर्म विल बी पॉजिटिव, हेंस टू मेक डेल्टा जी नेगेटिव डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव। अदरवाइज ये कभी नेगेटिव ही नहीं हो सकता और ये प्रोसेस फिजिबल होगा ही नहीं। जबकि हम नेचर में देखते हैं एडजॉर्प्शन ऑल अराउंड अकर करता है, सब जगह अकर करता है, हमेशा हर जगह होता है। कहीं भी कोई चीज रखो वहां पे एडजॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम।
तो बेटा पिछली क्लास में यहाँ से भी हमने शुरुआत कर दी थी, हमने आपको बता दिया था व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स का मीनिंग क्या होता है। तो उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया था, आइसोथर्म इंप्लाइज मेनली अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व कांस्टेंट टेम्परेचर। सो यहाँ पे हमने क्या बोला था बेटा, जब हम गैस कितना एडजॉर्ब हो रही है उसका ग्राफ बनाएंगे प्रेशर के साथ में, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, देन वी कॉल इट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। सो उसकी डेफिनेशन भी हमने देख ली थी, द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड बाय द एडजॉर्बेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर विद चेंज इन प्रेशर। सो कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज इन प्रेशर के साथ में ग्राफ। अब उसमें सबसे पहला ग्राफ था फ्रोइंडलिक आइसोथर्म, हमें देखना है बेटा हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो फ्रोइंडलिक का रिलेशन क्या है, x बाई एम इक्वल टू के पी टू द पावर 1 बाई एन, और इसी को हम लॉग लेते हैं तो एक दूसरी इक्वेशन बन जाती है। दोनों इक्वेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अभी। अभी के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्म। आइसोथर्म आपका गैस कितना एडजॉर्ब हो रही है उसका रिलेशन है सिंपली प्रेशर के साथ में, प्रेशर वर्सेज अमाउंट ऑफ गैस, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यहां से बेटा अब यहां पे मैं डिटेल में वापस से एक बार सब कुछ बता रहा हूं, ध्यान से देखना। फ्रोइंडलिक जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने एक इक्वेशन दी आइसोथर्म के लिए, दैट इक्वेशन वाज x बाई एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1 बाई एन। इन दिस इक्वेशन x इज द मास ऑफ गैस एडजॉर्ब, ये ऑलरेडी पीछे भी हम देख चुके हैं। m इज द मास ऑफ सरफेस, या बेटा एडजॉर्बेंट बोल सकते हैं हम। k जो हो जाएगा दिस इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, n इज अगेन अ कांस्टेंट, और p यहां पे है प्रेशर। मेरे ख्याल से सारे पैरामीटर्स हमें पता चल गए होंगे यहाँ, क्लियर? यस सर। तो ये सारे पैरामीटर्स की बात होगी बेटा, x m k p 1। अब ये देखो ध्यान रखना पड़ेगा, इफ द साइंटिस्ट इज प्रोवाइडिंग सम रिलेशन सम इक्वेशन वी विल हैव टू रिमेंबर दिस, हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बेटा इससे समझते हैं ग्राफ। जब इसके ग्राफ बनाए गए तो हमें क्या देखने को मिला, देखो बेटा x बाई एम वर्सेज प्रेशर के ग्राफ बने, तो कम टेम्परेचर पे यू सी हियर व्हेन द टेम्परेचर इज, पहले इस ग्राफ को देखो सभी बच्चे, बेटा टेम्परेचर 273 था, रूम टेम्परेचर लेट से अराउंड 0 डिग्री हो गया लेट से, तो उस पे अपना वैल्यू इस तरह से आ रहा था। टेम्परेचर को थोड़ा कम किया तो देखो एडजॉर्प्शन बढ़ गया, एंड वी ऑलरेडी नो दैट फिजिकल एडजॉर्प्शन, ये हमें ऑलरेडी पता है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है दैट ऑन डिक्रीज इन टेम्परेचर दिस फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज के, मतलब इस पर्टिकुलर इस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर फिक्स है, आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, एडजॉर्प्शन बढ़ता जाएगा और एक लिमिट के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। फिर किसी दूसरे टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कम करके देखा, अब बेटा टेम्परेचर कम किया तो ऑब्वियस बात है कि टेम्परेचर का भी इफेक्ट थोड़ा तो आएगा, तो उस फिक्स टेम्परेचर पे ऐसा कुछ ग्राफ मिला, और उससे और कम किया तो ऐसा कुछ ग्राफ मिला। मींस यहां से दोनों बातें सेटिस्फाई होती हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज करने से फिजिकल एडजॉर्प्शन बढ़ता है, और ऑन फिक्स टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर फिक्स रखा तो प्रेशर इंक्रीज करने से भी फिजिकल एडजॉर्प्शन बढ़ता है, एंड दिस इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी काइंड ऑफ थिंग। So T is pressure and n is constant greater than 1. So n is a constant which is having a value of greater than 1. ठीक है बेटा? The curve indicates that adsorption increase with increase in pressure at constant temperature and decrease with increase in temperature at constant pressure. तो कॉमन सी बात है बेटा कि हमें कर्व से साफ पता चल रहा है कि एडजॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है प्रेशर इंक्रीज करने के साथ में, और ये डिक्रीज करेगा प्रेशर डिक्रीज करने के साथ में। कॉमन सी बात बेटा। एट लो प्रेशर x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो एक बार सिंपल सी बात देखो बेटा, शुरुआत में देखो, शुरुआत में हम देखेंगे तो दिस कैन बी ट्रीटेड एज अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन, दिस कैन बी ट्रीटेड एज अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन। जैसे मैं ग्राफ थोड़ा अलग से बना के तुम्हें विजिबल करवाऊं तो तुम्हें आएगा थोड़ा सा कि एट इनिशियल पॉइंट्स पे देखो, मैं इसको स्ट्रेट लाइन की तरह से मान सकता हूं थोड़ी देर तक, जब तक ये कर्व में कन्वर्ट नहीं हो रहा। देखो, सो द इनिशियल पोर्शन कैन बी टेकन एज स्ट्रेट लाइन। So we say that for low pressure, क्या बेटा, तो शुरुआत के प्रोपोर्शन को हम अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन, सी दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन बट वी कैन, साउंड कट रही है सर। साउंड कट रही है मेरी? यस सर। ऐसा होना तो नहीं चाहिए सर, मेरे को तो नहीं कट रही। हाँ मैं कनेक्टेड हूँ बेटा नेट से ही, रिकनेक्ट करता हूँ। हाँ एक बार रिकनेक्ट कर लो।
क्योंकि नॉर्मल नेट से मैं ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड हूँ बेटा। सो व्हाट आई एम सेइंग कि जो बेटा कर्व है, ध्यान से देखो, इन सब में नजर आएगा तुम्हें। तो स्टार्टिंग पोर्शन वी कैन कंसिडर इट लाइक अ स्ट्रेट लाइन। सो फॉर लो प्रेशर रेंज मींस व्हेन प्रेशर वैल्यूज आर स्मॉलर that x by m is proportional to pressure and at high pressure the extent of pressure becomes independent of pressure। हम देख सकते हैं एक लिमिट के बाद प्रेशर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसके बाद प्रेशर कितना भी हमने इंक्रीज किया, एडजॉर्प्शन की कांस्टेंट वैल्यू हो गई। सिमिलरली हियर, इसके बाद एडजॉर्प्शन प्रेशर कितना भी इंक्रीज करो, सिमिलर हियर प्रेशर कितना भी इंक्रीज करो, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी इफेक्ट। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान से देखना, लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। दिस इंप्लाइज एन की वैल्यू, एन टेंड्स टू, आपके पास में यहां पे प्रेशर के प्रोपोर्शनल है तो एन की वैल्यू 1 को ट्रेंड कर रही है यहां पे। और सेकंड केस, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इंप्लाइज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इस तरह से भी हम ध्यान में थोड़ा सा रख सकते हैं। तो आपसे कोई पूछे एन इज ए कांस्टेंट, उसकी रेंज क्या होगी, तो उसकी रेंज हो जाएगी 1 टू इंफिनिटी। और हमसे बात की जाए बेटा 1 बाई एन की रेंज क्या हो जाएगी, 1 बाई एन कहां से कहां तक हो जाएगा, देखिए थोड़ी सी मैथ्स लगाओ। So n is not equals to 0 और बाकी r। हाँ तो नहीं बेटा, अब 1 बाई एन सिंपल देखो ना बेटा, एक्सट्रीम वैल्यूज पटक दो। इन्फिनिटी पे कितना आ रहा है 1 बाई एन, क्या 0, 0। और 1 पे कितना आने वाला है 1। तो 1 बाई एन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो जाएगी। इट्स अ फ्रैक्शन, सिंपली इट्स अ फ्रैक्शन ना, 1 से इंफिनिटी यदि एन की रेंज है तो 1 बाई एन 0 से 1 हो जाएगा। सो 1 बाई एन विल बी 0 टू 1 एंड आपका एन विल बी 1 टू इंफिनिटी। तो हमें पूछ दिया जाए तो हम बता सकते हैं कि एन की रेंज या एन की वैल्यूज कहां से कहां वेरी करेगी। अगेन लेट मी रिपीट, क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो ग्राफ या इसके कुछ पॉइंट्स कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ के, पी, एक्स, एम एंड एन। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एट लो प्रेशर द एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, implies n will be approximately 1। एट वेरी हाई प्रेशर इट बिकम्स इंडिपेंडेंट। सी बेटा, ये इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब प्रेशर बढ़ाने से फिर एडजॉर्प्शन बढ़ता नहीं है, एक लिमिट के बाद कांस्टेंट हो जाएगा ये। सो वी कैन से n बिकम्स इंफिनिटी एट दैट टाइम, क्योंकि n इंफिनिटी का मतलब ये 0 हो जाएगा और p की पावर 0 विल बिकम 1। सो x बाई एम विल बी कांस्टेंट। और प्रेशर साफ दिख रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, तो ये बताने की नीड ही नहीं है। आपका प्रेशर बढ़ाने के साथ एडजॉर्प्शन बढ़ता है, और टेम्परेचर का सबको पता है, टेम्परेचर घटाने के साथ एडजॉर्प्शन बढ़ता है। दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन केस ऑफ द फिजिकल एडजॉर्प्शन का नॉर्मल पार्ट। आई होप ये बात समझ में आती है। कुछ पूछना है Yes, हमें तो sir. बताओ। तो बेटा फटाफट से लिखो इसे, जल्दी से नोट डाउन कर लो।
सर ये ग्राफ भी बनाने का सर वैल्यूज के साथ। बेटा ग्राफ बना लो बट वैल्यूज रटने की जरूरत नहीं है हमें, ग्राफ की वैल्यूज नहीं याद रखनी। ग्राफ का मतलब समझना है बेटा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मैं एक्स बाई एम वर्सेज पी का ग्राफ दे दूं, देखो ऐसा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और मैं आपको बोलूँ दिस इज फॉर टेम्परेचर T1, दिस इज फॉर T2, एंड इफ आई आस्क यू रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2, व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2? T2 is greater than T1. यस, या फिर बोल सकते हैं T1 इज लेस देन T2, है ना, T2 इज ग्रेटर देन T1। Yes, sir. बिल्कुल सही। तो ये हमें समझ यस में सर। आना चाहिए बेटा। ग्राफ दे दे तुम्हें, डिफरेंट टेम्परेचर वैल्यूज दे दे, तो तुम एटलीस्ट बता पाओ कौन सा टेम्परेचर कौन से वैल्यू को कॉरेस्पॉन्ड करता है, या मतलब रिलेशन क्या है उनमें, ये समझ आना चाहिए। तो यस सर। टेम्परेचर वैल्यूज रटने की नीड नहीं है, यू शुड रिमेंबर द ऑर्डर इफ पॉसिबल। ग्राफ बनाओ तो ऐसा करो, ऐसे मार्क कर लो बेटा, लेट्स से दिस इज T3, लेट्स से दिस इज T2, डू नॉट राइट द वैल्यूज, लेट्स से दिस इज T1, and below the graph you write the order of these temperature, like T1 is greater than T2 and is greater than T3। तो इस तरह से ऑर्डर लिख लो, वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं है। ग्राफ तो ध्यान में रखना है कैसे बनता है, बट देर इज नो नीड टू रिमेंबर दिस ऑर्डर। ओके, यस सर। so that's the important thing। लिख लिया हमने। 2 मिनट सर। लिख लिया हमने। यस सर। Yes, sir. चलिए, तो बेटा बेसिक सी बात है। अगला देखो, हमने क्या इक्वेशन देखा, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, x by m is equal to k p to the power 1 by n। if we take log on both side, तो हमें जो इक्वेशन बन जाती है वो बन जाएगी log of x by m is equal to log k plus 1 by n log p। ये इक्वेशन बन जाती है ये। तो इसका ग्राफ बनाए हम, देखो किसका ग्राफ बनाया बेटा, इन्होंने बनाया है एक log x by m वर्सेज log p। तो इसको हम y बोल दें और इसको x बोल देते हैं, तो देखो स्लोप बन गया बेटा लाइन का। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। सो दोनों से कंपेयर करें हम, सो दिस इज द स्लोप, तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या हो जाएगा, सी हियर दिस इज 1 by n। द स्लोप ऑफ ग्राफ वी कैन सी हियर दिस इज 1 by n, और यहां से भी पता चल रहा है, और y इंटरसेप्ट विल बी log k, एंड दिस इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्लियर कट स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ हमारा बन के आ रहा है, जो हमें ध्यान में रखना है बेटा। सिंपल सीधा सा ग्राफ, इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लॉग इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, देन वी गेट अ ग्राफ लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पे बेटा जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ने एक बार क्वेश्चन पूछे हैं, रेयर चांस हमसे बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, लेट से उन्होंने ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया हमसे, लेट से दिस इज फॉर अ पार्टिकल 1 और दिस इज फॉर अ पार्टिकल 2, ऐसा करके दे दिया हमें, एंड दे आर आस्किंग यू रिलेशन बिटवीन k1 एंड k2 एंड n1 एंड n2। क्या रिलेशन होगा, देखिए मार्क करो इस डायग्राम के, थोड़ा भी दिमाग में जा रहा है तो, y intercept will be k and slope will be 1 by n, so think about it।
Sir, K2 is greater than K1. और बताओ एन पे क्या रिलेशन होगा? Sir, N1 is greater than N2. गुड। और बच्चे भी बेटा ट्राई करो। बेटा बहुत आसान है, केवल एक बच्चे ही आंसर करता है या एक बच्ची आंसर कर रही है। वाई वी आर नॉट एबल टू आंसर? दिस इज फॉर फर्स्ट, इट इज क्लियरली विजिबल दैट दिस इज द K1, दिस इज K2, सो यू कैन बाई डिफॉल्ट से इट्स log K1। ऑब्वियसली log वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो भी ज़्यादा होगा। K2 ग्रेटर देन K1। एंड नाउ सी अबाउट द स्लोप। स्लोप बेटा ध्यान से देखोगे तो स्लोप आपका फर्स्ट लाइन का ज़्यादा है, क्योंकि फर्स्ट लाइन आपको इसको क्रॉस करते हुए जा रही है। So I can say slope of line 1 is greater than slope of line 2. So what is the slope of line 1? This is 1 upon n1. This is greater than 1 upon n2. So we can again write n2 greater than n1. तो धोखा न खाया, बस नॉर्मल सी चीज है ये। क्लियर? Yes, sir. राइट दिस डाउन क्विकली, जल्दी से लिखो। बेटा किसी को पूछना है तो मुझे बताओ कोई भी पार्ट, आई विल अगेन एक्सप्लेन। हमें ध्यान रखना है इक्वेशन से व्हाट्स द स्लोप ऑफ दिस एंड व्हाट्स द वाई इंटरसेप्ट, दैट्स इट। बाकी ये तो वैसे बोर्ड नहीं पूछता बेटा ये सब, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है ऐसी चीजें, बट स्टिल इफ आस्क दे कॉपी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द लेट्स से एग्जाम, देन वी शुड बी एबल टू आंसर सच क्वेश्चंस, दैट्स इट, क्योंकि बहुत आसान होते हैं। सर कैसे क्वेश्चन बनेंगे इससे? बेटा क्वेश्चन नहीं बनते, थ्योरेटिकल पूछेंगे, बाकी मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं, इस तरह के ग्राफ से रिलेटेड बनते हैं। यहाँ पे जरूर हमारे पास में मैथमेटिकल प्रॉब्लम बन सकती है कि वो आपको प्रेशर वैल्यू दे देंगे और सबकी वैल्यू देके किसी एक को पूछ लेंगे। क्लियर? यस सर। हाँ, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको अदर वैल्यूज प्रोवाइड करके किसी एक की वैल्यू को यहाँ पे वो पूछ लेते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा इस कहानी को। आई होप बिल्कुल बेसिक है, एक बार बस थोड़ा सा इक्वेशन पे ध्यान देना है बेटा, बहुत बेसिक सी चीज़ है। यही एक पोर्शन है जो मैथमेटिकल इस चैप्टर में, बाकी ये पूरा चैप्टर काइंड ऑफ थ्योरेटिकल ही है। तो पूरे चैप्टर में मेनली हमें थ्योरी ही पढ़नी है, ये मान लो। अब देखा जाए तो बस कुछ कॉन्सेप्ट से समझने के अच्छे, बाकी मेनली द चैप्टर इज थ्योरेटिकल बेस्ड। दिस इज द मैथमेटिकल पोर्शन विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। आगे सर बढ़े। इतना से था क्या सर मैथमेटिकल? हाँ, काइंड ऑफ मैथमेटिकल का काम ओवर है यहाँ पे। ओके सर। सर डन। गुड। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं देन। सो नेक्स्ट देखो बेटा, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। अब क्या होता है, हमने अभी तक जो देखा वो देखा गैस का एडजॉर्प्शन, ठीक है बेटा। तो पहला होता है गैस का एडजॉर्प्शन, ठीक है। यस सर। 1 सेकेंड बेटा। चलो, सो
सॉल्यूशन फेज का मतलब क्या हो गया कि आपका सॉल्यूशन फेज में यदि एडजॉर्प्शन अकर कर रहा है या सॉल्यूशन का हेल्प से बेटा एडजॉर्प्शन हो रहा है आपका, मतलब गैस नहीं आके लिक्विड पार्टिकल्स वगैरह एडजॉर्ब हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन फेज का एडजॉर्प्शन बोलेंगे हम। सेम चीज आती है बेटा गैस की जब बात होती है, तो गैस के लिए हम प्रेशर टर्म यूज करते हैं, और लिक्विड की बात हो रही है, सॉल्यूशन की जब बात हो रही है, तो हम उसके लिए कंसंट्रेशन यूज करते हैं उसके क्वांटिटी को बताने के लिए। दैट्स इट। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट या प्रेशर का यही चेंज होगा, बाकी सब कुछ वही है। देखो इक्वेशन x/m पहले होती थी इक्वेशन के p⁻1/n, बट प्रेशर की जगह आपके बार कंसंट्रेशन, वी आर कॉलिंग इट c। तो प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन। देखो अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह लॉग वाली इक्वेशन भी वहां याद की थी हमने, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p की जगह log c। सो एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम, देयर इज नथिंग टू चेंज एंड नथिंग टू वरी। बहुत बेसिक चीज है बेटा यहाँ पे ये जो हमको ध्यान में रखने की है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। बस कुछ पॉइंट्स है इसके भी जो हमें देखने हैं, कैसे आओ समझते हैं 1 by 1 करके सारे पॉइंट्स को। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सॉलिड्स कैन एडजॉर्ब सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन ऑल्सो। तो बेटा ये क्या बोलना चाह रहा है, जैसे फॉर बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था चॉक को इंक में डुबोने वाला। आई होप यू रिमेंबर ऑफ यू कि इंक हमने ली थी और उसमें चॉक को डुबो दे मान लो हम, तो चॉक सॉलिड है, वो इंक के बेटा पार्टिकल्स चॉक पे आ जाएंगे और वो कलरफुल हो जाती है। तो चॉक की सरफेस आपकी ब्लू इंक में डुबोई तो ब्लू, रेड में डुबोया आपने तो रेड आपको नजर आने लगेगी। सो दैट इज द एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज बेटा, इसका मतलब ये हो गया। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बेटा जैसे जैसे आप टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते हैं एडजॉर्प्शन डिक्रीज करता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दिस इज कॉमन फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन बी इट गैस और बी इट लिक्विड। फिजिकल एडजॉर्प्शन हम बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन डिक्रीज ही करता है, ये कोई नई चीज नहीं है। दिस इज कमिंग थर्ड टाइम, इट्स अ रिपीट पॉइंट। अब तक तो दिमाग में बार बार बैठ जाना चाहिए, टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेंगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा, एज सिंपल एज दैट। अगला पॉइंट ये भी दोबारा आ रहा है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। कल समझाया था सरफेस एरिया बढ़ने वाला, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। आपको बेटा याद होगा, हम जैसे कि एक सरफेस हुई, अब इस सरफेस पे देखो पार्टिकल्स ऐसे आके बैठ सकते हैं। अब कॉमन सी सेंस से इतनी दूर में एडजॉर्प्शन होगा। अब तुमने सरफेस को या तो बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा कर दिया सरफेस, या फिर इसे के दो टुकड़े कर दो, तो बेटा देखो सरफेस एज बढ़ जाएगी। अब इस सरफेस भी पार्टिकल आके बैठ सकते हैं, तो टुकड़े करने से भी सरफेस एज बढ़ जाती है। तो सरफेस बढ़ने से कॉमन सेंस, अगेन दोनों पॉइंट बिल्कुल बेसिक है बेटा। थर्ड पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मैं तुम्हें बहुत ही प्यारा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं इस थर्ड पॉइंट को समझने का। सभी बच्चे 100% इसको रिलेट कर पाएंगे, बिल्कुल अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। बेटा ध्यान से समझना, इस थर्ड एक पॉइंट को समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। एक काम करो बेटा, दो सिचुएशन कंसीडर करते हैं। एक तो हमने क्या किया कि इंक ली, ये इंक थी इस डिब्बी में बेटा, और मैंने इसमें चौक इंसर्ट किया ऐसे, और इसको फिर बाहर निकाल के देखा मैंने। दूसरा मैंने क्या किया, एक छोटा सा बीकर लिया, इसमें बेटा पानी था, वाटर, और वाटर में मैंने इस बोतल से थोड़ी सी इंक मिला दी, और इसमें भी मैंने चौक को डुबो के बाहर निकाला। बताओ कौन से केस में चौक पे गहरा कलर आएगा? कॉमन सेंस क्या फर्स्ट केस में आएगा? यस सर। बिल्कुल कॉमन सेंस। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सर सेकंड में तो सर वो डाइल्यूट हो गई। हाँ, ऐसा इसलिए कि फर्स्ट केस में इंक में थोड़ा गाढ़ी थी, बेटा कह लो कि मतलब एक तरह से कंसंट्रेशन ज्यादा थे, पार्टिकल ज्यादा थे, गाढ़ा सॉल्यूशन था, ऐसा समझो नॉर्मल भाषा में बोलूं तो गाढ़ा सॉल्यूशन था, आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, कहने का मतलब इंक के पार्टिकल्स की, तो आपका एडजॉर्प्शन भी बहुत अच्छा होगा, उसके पार्टिकल्स ज्यादा एडजॉर्ब होंगे। अब इसमें आपका पानी है और इंक के पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया, तो एडजॉर्प्शन भी बहुत कम होगा। तो थर्ड पॉइंट मेरे ख्याल से बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा कि कैसे कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? यस सर। गुड टू गो। बिल्कुल बेसिक सबने बेटा। दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू द फिनोमिनन अकरिंग अराउंड अस।
लगभग सब चीजें ऐसी है जो तुमने कहीं ना कहीं लाइफ में देखी हुई है, हमारे आसपास होता है, ये हमें सबको पता है। दिस इज अ वेरी नेचुरल थिंग, यस सर। हम सबको पता है, हम सबने किया हुआ है कभी ना कभी। यही एग्जाम्पल कलर के साथ है बेटा। कलर यदि डार्क टाइप से या कलर में कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो डार्क कलर आएगा, दीवार पे करने पे कंसेंट्रेशन लाइट कर दो तो वो हल्का कलर आएगा। फोर्थ, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट ऑल्सो। तो ये तो कॉमन सी बात है, सबको पता है कि कहीं ना कहीं एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट पे भी डिपेंड करता है कि कितना आपका होने वाला है एडजॉर्प्शन। So for a solution, Freundlich's equation change to below equation instead of pressure ये नहीं आएगा बेटा। instead of pressure, concentration of solution is taken into account and where in this equation says the concentration। आगे क्या बात समझ में? मेरे ख्याल से कोई पूछे एक्सप्लेन द एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज और डिपेंडेंस ऑफ वेरियस फैक्टर्स और factors on which adsorption from solution phase depends। I hope we can easily write down these 3-4 points, जिसमें से 2 से 3 पॉइंट तो हर जगह कॉमन है कि टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा, सरफेस एरिया बढ़ाने से बढ़ेगा और आपका कंसेंट्रेशन पे बढ़ेगा। तो कॉमन सी चीज है, फटाफट से लिखो इसको, जल्दी से लिखो, नोट सर डाउन ये करो फटाफट सॉलिड्स बेटा। कैन एब्जॉर्ब सॉल्यूट्स फ्रॉम सॉल्यूशन, ये वाला पॉइंट समझ गया। कौन सा बेटा? फर्स्ट लाइन। अरे ये तो ये बता रहा है कि सॉलिड्स एडजॉर्ब कर सकते हैं सॉल्यूशन से भी। अभी हमने पीछे क्या देखा कि गैस एडजॉर्ब होती है, तो बेटा अभी बता रहा है कि सॉलिड सॉल्यूशन से भी एडजॉर्ब करते हैं। जैसे ये एग्जांपल, क्या क्या चौक सॉलिड है? हाँ क्या इंक एक तरह से सॉल्यूशन है? हाँ तो इंक में डुबो के निकाल रहा हूं तो क्या इंक चौक पे इंक आ गई? हाँ। तो क्या हमने सॉलिड पे सॉल्यूट को एडजॉर्ब करवा दिया सॉल्यूशन से? सर यही तो बोलना सॉल्यूट चाह रहे हैं। किधर आया? अरे इंक में बेटा वो ब्लू ब्लू पार्टिकल्स है, वो किसी न किसी पार्टिकल्स की तो होती है, डाई होती है बेटा, एक्चुअल में सब्सटेंसेज होते हैं, वो सॉल्यूट ही तो हुआ। अच्छा। अरे इंक क्या है? यस सर। क्या दो चीजों का मिक्सचर है? यस सर। सम लिक्विड प्लस सम सॉलिड पार्टिकल्स, वही तो है इंक। यस सर। तो सॉल्यूट्स आ जाते हैं बेटा, ये इंक के पार्टिकल सॉल्यूट्स ही होते हैं। इस पे भी, इसमें भी वो कम थे इसलिए कम एडजॉर्ब हुए ऐसा। ठीक है सर। आपके कोई भी सॉल्यूशन है बेटा, उससे जब भी आप किसी चीज को डुबो के या निकाल रहे हो उस पर पार्टिकल्स आएंगे आपके हमेशा। तो वो पार्टिकल्स जो आते हैं वो सोल्यूट के आते हैं। अभी और समझेंगे, इस पे चिंता मत करो, अभी थोड़ा सा देर बाद में और समझ में आएगा कि हम सोल्यूट सॉल्वेंट कैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे। दीज आर वेरी बेसिक बेसिक पॉइंट्स बेटा, हमें दिमाग में रहने चाहिए बस। बाकी मैथमेटिकली दिस इज वेरी लेस इंपॉर्टेंट, डोंट वरी। मैथमेटिक्स ट्रूली स्पीकिंग इस चैप्टर से नहीं आती है, आएगा तो वो ग्राफ रिलेटेड जो मैंने आपको सिखाया वही बनता है। बाकी ये चैप्टर मेनली कॉन्सेप्ट या थ्योरेटिकल पॉइंट्स पे बेस्ड है ज़्यादा। सर ये लिखना है? हाँ बेटा जल्दी जल्दी लिख लो फटाफट से, सर सारे एग्जाम्पल पॉइंट्स? लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ पॉइंट्स लिख लो फटाफट फटाफट। ओके सर। बेटा देखो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, भले हम ऑनलाइन है, पीडीएफ मिल रहा है, नो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेटर ऑन। जब आप पढ़ोगे खुद से, नहीं होता उतना ढंग से पढ़ना, आप यदि ऑनलाइन से पढ़ोगे तो, मतलब नोट से पढ़ोगे तो, जैसे पीडीएफ के उससे उससे बेटर आप वैसे पढ़ो। सर पॉइंट्स लिखने हैं क्या? हाँ हाँ जल्दी जल्दी लिखो, ये लिखना सभी होता है। सर समर वेकेशन मिलेंगे क्या? इतनी ज्यादा चिंता कैसे है हमें? अरे स्कूल सर इस वीक अगले वीक से कंटिन्यू कर लेना जो आपने आज रोस्टर भेजा है। नहीं नहीं, स्कूल की कब तक है सर अपनी? स्कूल का होमवर्क बचा है, हमारे स्कूल खुलने वाले हैं 20 यस से। सर, कब से खुलेंगे? 20। 20 ठीक है, से।
ठीक है बेटा, हम विचार करते हैं, अगली वीक पे करेंगे, अब इस वीक तो नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट वीक 13 से है शायद ना, 13 या 14 से, तो उस वीक को कंसिडर कर लेंगे। लेट मी टॉक विद सर ऑल्सो, फिर मैं फाइनल करके बताऊंगा, ठीक है। सर होमवर्क थोड़ी ना दोगे? नहीं नहीं, होमवर्क कुछ नहीं, याद करने का बस। ओके सर। बेटा ये चैप्टर हो जाएगा अपने इस वीक में ना, तो ये चैप्टर भी हो जाएगा, उधर करंट भी हो जाएगा अच्छे से। करंट तो वैसे पहले ही हो जाएगा, बट ठीक है, तो उसके बाद फिर भी ठीक है, थोड़े दिन, 5-6 दिन ले लेना, कोई बात नहीं। और बताओ, कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे ये चीज़ तो अच्छी कर रहे हैं सर, हैं, बस पढ़ो मत, बाकी सब करो। हाँ, ऐसा कुछ है क्या? सर ये वाले वीक सर कौन सा टेस्ट लोगे? बेटा इस वाले वीक हम टेस्ट शायद नहीं ले पाएंगे, है ना। आप छुट्टी, यदि 5 थोड़ा छुट्टी देंगे तो उसके बाद लेंगे फिर टेस्ट, है ना। यस सर। क्योंकि करंट थैंक यू अभी सर। होने में 1 से 1.5 लेक्चर लग जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें एक दिन की छुट्टी के बेसिस पे ही करंट का टेस्ट ले। दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो। लिख लिया हमने, सर लास्ट पॉइंट बचा है। जल्दी से लिख लो, फटाफट से लिखो। बेटा पॉइंट लिखना, और इस चैप्टर को याद कर लोगे तो बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत बेसिक होता है ये, आराम आराम से, मतलब इजीली आंसर कर सकते हैं हम क्वेश्चंस के। बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें याद होनी चाहिए, दैट्स इट। सर डन। और सबने लिख लिया बेटा? जल्दी जल्दी लिखो बेटा, स्पीड फास्ट रखा करो। पेपर्स बहुत लेंथी आते हैं बेटा, ऐसे स्पीड बहुत तेज बनाओ, बहुत धीरे स्पीड है तुम लोगों की। सर ने 1 घंटे में पता नहीं कितना बड़ा पेपर दे दिया मैथ्स का। सर केमिस्ट्री का भी बहुत बड़ा था, न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं हो रहे थे। बेटा न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर में तो थोड़ा तो जोर आएगा ही। अच्छा मैंने केमिस्ट्री का बता दिया है, कंप्लीट सॉल्यूशन इज अपलोडेड ऑन द क्लासरूम, है ना, जो पेपर हुआ था उसका। तो अभी क्लास के बारे में जिन बच्चों ने देख लिया अच्छा है, जिन्होंने नहीं देखा वो देखना, और खुद का एनालाइज करना एक बार, देखना कि तुमने कितना किया है। बाकी आई आई हैव चेक्ड फ्यू ऑफ द कॉपीज, बट पूरी चेक नहीं हो पाई है बेटा, थोड़ा मुझे काम था, किसी काम में फंसा हुआ था मैं, तो मोस्ट प्रोबेबली बाई टुमारो, डे आफ्टर टुमारो आई विल बी चेकिंग देम। सर आप क्वेश्चन पेपर दे दिया करो सर टेस्ट के बाद। हाँ वो मैं अपलोड कर देता हूँ बेटा टीम्स पे। माय गॉड, इलेक्ट्रिसिटी। लाइट गई, लैपटॉप पे चार्ज नहीं है। लैपटॉप तो चार्ज लगा था ना। ध्यान चालू ही नहीं था वो। कितने देर में हो गया?
बेटा लाइट चली गई है यहाँ, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? बेटा स्क्रीन दिख रही है सबको? हेलो? नो सर। नहीं सर। जस्ट 1 मिनट बेटा, No, एक्चुअल sir. में लाइट नो चली सर। गई थी, तो लाइट जाने की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी लाइट वापस आ गई है। अभी विजिबल है स्क्रीन? यस सर। ठीक है बेटा, फटाफट से लिख लो, एंड इन 2 मिनट्स नेटवर्क वापस रिज्यूम होने पे वी विल कंटिन्यू। लिया सबने? यस सर। यस सर। चलो बेटा आगे बढ़ाते हैं। आई होप नाउ एवरीथिंग इज फाइन। मेरी आवाज़ भी आ रही होगी और स्क्रीन भी अच्छे से दिख रही होगी। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, सो द नेक्स्ट टॉपिक, जैसा मैंने पहले बताया था बेटा, शुरू में हम एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं और नेक्स्ट हम कोलोइड्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ द सॉल्यूशंस, तो वो हमें एक और पढ़नी रहती है। तो फटाफट से हम एक बार देख लेते हैं कि क्या इनका मतलब है और क्या वैल्यूएशन है। बेटा देखो, एक छोटी सी बात बताता हूं इससे पहले। हमारे पास कुछ साइंटिस्ट ने एक्चुअल में पार्टिकल को दो टुकड़ों में तोड़ा था। हम ऐसी बात करते हैं, वी कॉल देम क्रिस्टलॉइड एंड कोलोइड। पुराने टाइम पे जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो एक्चुअल में क्रिस्टलॉइड और कोलोइड की टर्म्स में किया गया था। तो हमें बुक में ये वर्ड देखने को मिल सकता है
क्रिस्टलॉइड्स। एक्चुअल में क्रिस्टलॉइड्स क्या है? ट्रूली स्पीकिंग ये बेटा ट्रू सॉल्यूशन का बहुत स्मॉल पार्ट है। इट इज इनडायरेक्टली डायरेक्टली सॉल्यूशन टाइप से ही है, ट्रू सॉल्यूशन का ही टाइप कह लो एक तरह से, हम आप डिटेल में पढ़ेंगे तो। सो व्हाट आर क्रिस्टलॉइड्स? दिस आर पार्टिकल्स which form true solution. That's it. मेन बात दिमाग में थोड़ी सी रखनी, बाकी बायोलॉजी वाले बच्चे जो है वो डिटेल में बायो में पढ़े होंगे, इनके बारे में नहीं पढ़े तो पढ़ोगे शायद। सुना है वर्ड क्या? सर अभी तक तो नहीं पढ़ा। अच्छा कोई बात पढ़े नहीं, सर। आगे ये जो इन्फ्यूजन वगैरह आएगा, मतलब मेडिसिन शायद पता नहीं अपने 12th लेवल पे है या नहीं, तो वहां पे थोड़ा सा काम आएगा, बट ठीक है, इट्स फाइन। सो बुक में क्लासिफिकेशन में हमें बेटा कोलोइड पे आएगा कि कोलोइड्स जो है वो क्रिस्टलोइड्स और कोलोइड दो कैटेगरी में बांटा जाता है, बट दिस इज अ लिटिल बिट ओल्डर क्लासिफिकेशन। नाउअडेज वी हैव 3 मेजर कैटेगरीज जिनको ट्रू सॉल्यूशंस, कोलोइड्स और कोलोइडल सॉल्यूशन एंड वी कॉल इट सस्पेंशन। तो मेनली हमारे पास 3 कैटेगरी हम पढ़ते हैं जो हमारे पास पार्टिकल्स की है, और इस चैप्टर में हमें मेनली स्टडी करना है बेटा सेकंड कैटेगरी, दैट इज कोलोइड। तीनों के बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स वगैरह सब प्रोवाइड करेंगे, अभी बस थोड़ा ध्यान दो बेटा, सब पे डिस्कशन करेंगे हम। सो कोलोइड्स हमें डिटेल में पढ़ने हैं। तो आपकी बुक में जैसे क्रिस्टलोइड वर्ड हमें मिल सकता है तो टेंशन नहीं लेनी है, दैट इज जस्ट ऐसा समझो कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो क्रिस्टल पार्टिकल्स टाइप से समझो, क्रिस्टल बनाते हैं बेटा, वो पार्टिकल किसी क्रिस्टल के हैं जो सॉल्यूशन बनाते हैं आपका ट्रू सॉल्यूशन टाइप, तो उनको क्रिस्टलोइड्स भी बोलते हैं। दैट्स द वेरी बेसिक थिंग यू नीड टू रिमेंबर। बाकी एक बार पढ़ोगे यदि दिया हुआ भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा बेटा। आ रही है बात समझ में? यस सर। एक वेरी बेसिक बात है बेटा, बाकी हमें मेनली इन 3 चीज पे फोकस करना है। तो सबसे पहले देखो कोलोइड्स की डेफिनेशन पे बात करते हैं बेटा। A colloid is a heterogeneous system in which one substance is dispersed as very fine particle in another substance called dispersion medium। बेटा ध्यान दो, हम सेकंड चैप्टर में आज से पहले जब भी आप सॉल्यूशन की बात करते थे तो आप 2 टर्म्स यूज करते थे हम, वन इज सॉल्यूट एंड वन इज द सॉल्वेंट। हम हमेशा ये 2 टर्म्स का यूज करते थे सॉल्यूशन के लिए कि ये दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। ट्रूली स्पीकिंग काइंड ऑफ सेम है यहाँ पे, बट सोल्यूट को नया नाम दे दिया गया। सोल्यूट को हम बोलते हैं डीपीए और डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट को हम बोला करेंगे डीएम, दैट इज डिस्पर्जन मीडियम। तो कोलोइड्स के केस में व्हाट इज कोलोइड? कोलोइड इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज, सिंपली स्पीकिंग। बट क्या खास बातें हैं वो सीखना जरूरत है कि मिक्सचर कैसा है या इसकी क्या खास चीजें हैं। सो कोलोइड इज हेट्रोजीनियस। पहली बात तो हेट्रोजीनियस सिस्टम है, दिस इज नॉट अ होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस का मतलब आप सब समझते हो बेटा कि घुलने के बाद एक ही मीडियम बच जाए, वी कॉल इट होमोजीनियस। और 2 सेपरेट मीडियम दिख रहे हैं, देन वी कॉल इट हेट्रोजीनियस। हमें सबको शायद ये चीज पता होगी, है ना? आई होप रिमेंबर है। चीनी को पानी में घोलते हैं, कौन सा कैसा सॉल्यूशन बनता है? होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस। इसी तरह मान लो इसको क्या बोलते हैं, दूध को पानी में मिला दूं तो हेट्रोजीनियस टाइप लगता है, दूध व्हाइट पार्टिकल्स और पानी के पार्टिकल्स अलग टाइप से दिखते हैं, पूरा पानी नहीं बन जाता वो। अगेन मिट्टी को मिला दिया पानी में, अगेन हेट्रोजीनियस। 2 प्रकार के सॉलिड्स को मिला दो हेट्रोजीनियस टाइप से, इस तरह से बेटा ना। सो a colloid is a heterogeneous system in which one substance is dispersed, उसको बोलते हैं हम dispersed phase, as very fine particle in another substance called dispersion medium। हमें बहुत अच्छे से डेफिनेशन बेटा टेक्निकल याद नहीं होती है तो शॉर्टकट ध्यान में रख सकते हैं। व्हाट इज शॉर्टकट? हम कह सकते हैं colloid is a heterogeneous mixture, we can use the word mixture of dispersed phase and dispersion medium। वैसे टेक्निकली दिस इज द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑब्वियसली, बट कुछ ना आने की बजाय कुछ आए तो बेटर है ना। सो वी कैन गो विद दिस ऑल्सो। आती है बात समझ में बेटा? यस सर। और हम अब ये डिस्पर्स्ड फेज देखो टेक्निकल टर्म के रूप में हमें याद रखना है क्योंकि बार बार यूज होंगे, बट इनको इंटरप्रेट कैसे करना है, माइंड में क्या आना चाहिए?
जैसे ही डिस्पर्स्ड फेज माइंड में आए, आपको बेटा स्पेशली मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि ये समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। डिस्पर्स्ड फेज जब भी वर्ड आए, वी इन शॉर्ट वी विल कॉल इट डीपी। तो हमें दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए, यार ये तो सॉल्यूट जैसा है, क्योंकि सॉल्यूट हमें तुरंत पता चलता है। सबको पता है, पानी में नमक को बोला नमक सॉल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है। इसी तरह कोई दो चीज मिलकर सॉल्यूशन बन रहा है, तो जब भी डिस्पर्स्ड फेज लिखा आ जाए तुम समझ लेना ये सॉल्यूट है, डिस्पर्जन मीडियम लिखा आ जाए समझ लेना ये सॉल्वेंट है। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। बेसिक Yes, sir. कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो बेटा पूछ लो। व्हाट इज दिस वेरी बेसिक थिंग, डिस्पर्स्ड फेज इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट। बस टेक्निकल टर्म्स डिफरेंट है डिफाइन करने की। व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस और मेटा मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सिंपली स्पीकिंग। सो कोलॉइड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, वेयर डिस्पर्स्ड फेज इज नथिंग बट दिस इज इक्विवेलेंट टू सॉल्यूट और डिस्पर्जन मीडियम इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट। दैट्स द सिंपल थिंग। तो फटाफट से बेटा यहाँ पे लिखो इसको, डायरेक्ट पहले ये डेफिनेशन ही लिख लो बेटा, कोलॉइड्स लगा के ये लिख लो। क्लासिफिकेशन हम अगले पेज पे लिख लेंगे ये तीन चीजें चाहे तो जल्दी से इसको लिख लो। बेटा देखो बेसिक बेसिक है चैप्टर में, बहुत सारी चीजें आपको थोड़ा याद रखना है। ये चैप्टर मेनली याद रखने के बेसिस पे है, अगेन आई एम रिपीटिंग। और जितना याद कर लोगे उतना फायदा। कई बच्चे बोलते हैं सर न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो नंबर लाना देखे अच्छे। सर पिछले चैप्टर के हार्ड हैं सर बहुत। बेटा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उससे भी हार्ड आएगा, आप क्या करें। दो चैप्टर ऐसे है जो टफ है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल्स, आई एग्री, बट डोंट वरी, उन दोनों से एक एक न्यूमेरिकल ही आता है एग्जाम में। और बिलीव मी, आपने थोड़ा भी अच्छे से पढ़ाया तो हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाओ, बाकी इतना तो जरूर करोगे कि आपको नंबर मिलेंगे उसमें, डोंट वरी। यस सर। इतना कर देते हो बेटा। जैसे आरएनएस इक्वेशन का क्वेश्चन आया है कि दूसरे टेम्परेचर पे रेट फर्स्ट टेम्परेचर पे रेट दिया है, बेटा इक्वेशन लिखो पूरी, दैट गिवन क्या है इक्वेशन क्या है, एक नंबर तो उसी का मिल जाता है यदि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो। आपने इक्वेशन करेक्टली लिखी और डिफाइन कर दिए पैरामीटर की क्या है, और उस इक्वेशन में अप्लाई कर दो उनको। अब कैलकुलेशन नहीं भी कर पाए तो बेटा आधे नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि उसके बाद कैलकुलेशन तो छोड़ दी तुमने, तो पेपर में छोड़ के नहीं यस आते सर। चीजें। तो एक छोटी सी बस इतनी सी पार्ट है बेटू जो समझने की देर है, अपने को समझने में आना चाहिए कि हमें किस तरह से करना है। एंड डोंट वरी, सब चीजें हो जाएगी ऑन दी प्लेस, बस करो तुम तो इसको अच्छे से पढ़ो। डन, आगे बढ़ूं मैं। चलिए बेटा, ये एक क्लासिफिकेशन आ गया बेटा अपना। 3 स्टेट देखी थी हमने, सस्पेंशन, कोलॉइड और ट्रू सॉल्यूशन। अभी इसको यहाँ पे मत लिखना, जो होमवर्क टास्क फॉर यू। घर पे बेटा कॉपी को पूरी बड़ी पेज पे लेना पड़ेगा शायद तुम्हें, मतलब तिरछा करके, और उस पे लिखना है इस चीज को, है ना। तो वी हैव सीन दैट 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं मेनली किसी भी पार्टिकल साइज के बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन पार्टिकल साइज सॉल्यूशन। तो दिस इज अ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वी कैन से डिपेंडिंग अपॉन पार्टिकल साइज, बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज।
तो पहले बेटा समझ लो इन चीजों को। लिखने में कई बच्चे अब घर का नाम ले दिया तो लिखने में वो बिजी हो जाएंगे, क्योंकि टाइम लेगा। आराम से लिखना, बढ़िया टेबल बना के। एंड क्वेश्चन भी पूछा जाता है बट थोड़ा कम चांस होते हैं हमारे यहाँ ना डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, बट आता है, इससे आ जाता है मतलब समटाइम्स। सो ऑब्वियस सी बात है, तीन स्टेट है हमारे पास मेजरली। वन इज ट्रू सॉल्यूशन, वन इज कोलोइडल सॉल्यूशन एंड वन इज द सस्पेंशन। कोलोइडल सॉल्यूशन हमें इस चैप्टर में थ्रू आउट पढ़ना है बेटा, देखो तो ये तो टेंशन लेनी ही नहीं है, ये हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है इसके सारे पॉइंट्स। हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस देखना है कि क्या क्या खास बात और किस तरह से इनके डिफरेंस है बेटा। आ जाओ समझते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला पॉइंट है डिफरेंस का, पार्टिकल्स की साइज बेटा। सॉल्यूट पार्टिकल्स की साइज कैसी होती है इसमें। तो हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स की साइज लेस देन 10 टू द पावर -7 होती है। इसको कैसे पढ़ेंगे, लेस देन 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। यहां पे हम बोलते हैं 10 टू द पावर -5 टू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर, एंड हियर इट विल बी ग्रेटर देन 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर। आई होप दैट्स क्लियर। अभी तो याद करने का है, देखो इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्रैक्टिकल बिहेवियर है, हमें ध्यान में रखना है। साइज का मतलब समझ में आता ही है आप सबको क्या होती है बेटा। विजिबिलिटी, विजिबल Yes, विद sir. नेकेड आई, मतलब हम नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं, ठीक है बेटा। विजिबल विद अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, तो कोलोइडल सॉल्यूशन माइक्रोस्कोप से दिख सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन नॉट विजिबल विद एनी ऑफ द ऑप्टिकल मीन्स, मतलब ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बना जिससे तुम ट्रू सॉल्यूशन को देख सको, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को देख सको। हम देख ही नहीं सकते बेटा। सर इनका साइज सर आसपास ये, फिर भी सर बस सस्पेंशन दिख पाता है। हाँ ये Naked eye बेटा से। नहीं, बेटा फर्क पड़ जाता है। 10 टू द पावर -5 से बड़ा और ये इस रेंज में है तो फर्क पड़ता है। 10 के फैक्टर का फर्क है बेटा, 10 और 100 टाइम्स के फैक्टर का। यहाँ पे Yes, बेटा sir. इवन ट्रू सॉल्यूशन, आप हमेशा ध्यान रखिए, वी कैन नॉट इवन सी द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इवन कैन Okay, नॉट sir. सी विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, पहले भी बता चुका हूं, इसका नाम इसलिए ये छोटी चीजों को देख सकता है, बाकी इट डजंट इंप्लाई कि सब कुछ देख सकता है। सेपरेशन, यस सर। दिस इज वेरी स्मॉल बेटा, बहुत स्मॉल होते हैं, हम आंखों से देख के तो जिंदगी में पता नहीं कर सकते। चीनी के पार्टिकल्स को पानी में घोल देते हैं, जैसे समझो कि ये पानी लिया हमने गिलास में और चीनी को घोल दिया इसमें, या नमक को पूरा अच्छे से घुल जाए, अब वो सरफेस पे नहीं टिके होने चाहिए, थोड़ी थोड़ी बच गई, पूरी अच्छे से घुल जाए, तब पानी को देख के बाहर आंखों से देख के, कांच का गिलास मान लो लिया है, दुनिया का कोई भी इंसान ही नहीं बोल सकता अरे देख ये तो देख चीनी का पार्टिकल जा रहा है और ये देखे तो पानी का जा रहा है। यू कैन नेवर सेपरेट देम by looking at it, so that's the true solution। सेपरेशन देखो, सेपरेशन बेटा हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वन इज द फिल्टर पेपर एंड वन इज द एनी मेम्ब्रेन, ठीक है। सो ट्रू सॉल्यूशन आपका इतना छोटा पार्टिकल है कि फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं इसके सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। कॉलोइड्स का भी फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर से नहीं होता, सस्पेंशन हो जाता है। सस्पेंशन का जैसे एग्जांपल बताऊं बेटा, इनके सबके एग्जांपल एक बार ले लेता हूं। शुगर प्लस वाटर, लेट से इसका एग्जाम्पल थोड़ी देर बाद तुम खुद समझ जाओगे बेटा, मिल्क होगी, जैसे मिल्क इज ए टाइप ऑफ कोलोइड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे हम। सस्पेंशन सॉइल प्लस वाटर, हमारी डे टू डे लाइफ में हम जो देखते हैं सॉइल प्लस वाटर, दिस इज सस्पेंशन। सो ऑब्वियस सी बात है, फिल्टर पेपर पे पानी में मिट्टी मिला के डालोगे तो मिट्टी रह जाएगी, पानी चला जाएगा, तो पॉसिबल है सेपरेट करना। आगे देखो बेटा एनिमल मेम्ब्रेन, इवन एनिमल मेम्ब्रेन से भी हम ट्रू सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते, बट विद द हेल्प ऑफ सिंस ये तो पहले ही रहते तो हो जाएंगे, बट कोलोइड्स कैन बी सेपरेटेड यूजिंग एनिमल मेम्ब्रेन। सी दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोलोइड एनिमल मेम्ब्रेन से सेपरेट किए जा सकते हैं। क्लियर? यस सर। आ रहा है समझ में बेटा? बेसिक बेसिक पॉइंट से देखो याद करने हैं। डिफ्यूजन, डिफ्यूज रैपिडली, मतलब इसके पार्टिकल्स बेटा बहुत रैपिडली डिफ्यूज करते हैं। मतलब सिंपल सा है कि यदि मान लो मैं पानी में शुगर के पार्टिकल्स डालता हूं तो वो तुरंत डिफ्यूज, तुरंत मतलब मिल जाएंगे उससे, तुरंत बेटा डिफ्यूज कर जाएंगे। डिफ्यूज वेरी स्लोली, मतलब थोड़ा स्लो डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का मतलब बेटा मिक्स होते हुए दिखना है तुम्हें, वो डिफ्यूज कर रहा है। वो थोड़ा सा मतलब समझ में आता है हमें।
डजंट डिफ्यूज मतलब यहाँ तुम्हें डिफ्यूजन वगैरह जैसा पार्ट कुछ नहीं दिखता। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल तुम्हें बताता हूँ, तुम सब फील कर सकते हो इसको। आई विल टेक दिस एग्जाम्पल इन लेटर ऑन ब्राउनियन मूवमेंट में ऑल्सो बेटा। डिफ्यूज वेरी स्लोली, तुम्हें इस चीज को फील करना है ना। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, यू कैन ऑल्सो फील दैट। एक कंटेनर या बीकर में बेटा ग्लास का होना चाहिए, चाहे टम्बलर समझ लो, कुछ भी समझो। ग्लास लिया हमने, ग्लास सरफेस का मतलब बाहर से देख सको। उसमें आप क्या करो कि जैसे इंक आती है अपनी, इंक यदि नहीं भी हो तो बेटा इंक डुबो के देखो, उसमें इंक के ड्रॉप्स को डुबो, तुम्हें बिल्कुल इतना मस्त कलर स्प्रेड होते हुए नजर आएगा ना, मतलब बढ़िया लगेगा, बिल्कुल बढ़िया फिनोमिनल लगेगा। सिमिलरली इंक नहीं है तो तुम चाहे तो बेटा घर में नील मिल जाए हमें, है ना, कपड़ों पे देने वाली, आजकल तो वैसे बहुत कम लोग देते हैं, कैसे इसको NEEL लिखते हैं, जो भी लिखते हैं ना। सो नील मिल जाए हमें तो नील से हम ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। यू फील दिस एक्चुअली, है ना, हमें एक्चुअल में काफी अच्छे से ये चीज फील होती है कि वो पार्टिकल्स आपके सेपरेट आउट हो रहे हैं, वो पार्टिकल्स आपको अलग होते होते हुए दिखाई देते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन फिनोमिनन, वी कैन इजीली सी दैट। पार्टिकल्स का इतना जबरदस्त, इतना जोरदार फ्लो दिखेगा ना तुम्हें, तुम करके देखना, तुम्हें पता चल जाएगा। इवन डिटोल से भी कर सकते हो। देखा है क्या, किसी ने फील किया है? आई डोंट नो। यस सर। तुम एक ग्लास पानी में डिटोल का एक ढक्कन डालना, तुम्हें वो व्हाइटिश कलर ऐसे फैलते हुए दिखेगा, बिल्कुल प्यारा सा। जस्ट ट्राई दीज थिंग्स। तुम इनमें से कोई भी चीज आप ट्राई कर सकते हो क्लास के बाद, तो तुम्हें फील होगा कि डिफ्यूज का मतलब या कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से डिफ्यूजन नजर आएगा तुम्हें। सो दिस आर द वेरी बेसिक प्रैक्टिकल्स व्हिच आई होप यू ऑल कैन डू। दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग, वेरी स्मॉल एक्सरसाइज। ये तो शायद सबके घर पे मिल ही जाएगा, ये भी मिल जाती है, इंक भले ना मिले, सो वी कैन ट्राई डिटॉल दिस पढ़ना। थिंग। हाँ, तो ये करके देखना, तुम्हें आराम से मतलब नजर आएगा बिल्कुल बढ़िया सा फिनोमिनन होते हुए। नेचर सबको पता है बेटा, ये होमोजीनियस होता है, ट्रू सॉल्यूशन वी कैन नॉट सेपरेट इजीली। हेट्रोजीनियस और हिट्रोजीनियस है तो साफ दिखता है, मिट्टी घुलती नहीं है पानी में, कितना ही घोल लो। टिंडल इफेक्ट डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, सेपरेशन के पर्पस से यहाँ लिख दिया है तो अभी चिंता न करें क्या होता है क्या नहीं, वैसे छोटी क्लासेज में सबने पढ़ा हुआ है। लाइट यदि किसी होल से या किसी से पास होती है तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है बेटा। यस सर। Solution does not show Tyndall effect. Colloids clear show means they definitely show the Tyndall effect. This is one of the best property of colloidal solutions. A clear Tyndall effect is visible from the colloidal particles and may or may not show. बेटा ये सस्पेंशन कर भी सकता है, नहीं भी करता, डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल साइज। तो ये कर भी सकते हैं, नहीं भी करते, दोनों बात होती है। बट दिस इज द इंपॉर्टेंट, कोलोइड्स ऐसे है जो हमेशा टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं हमें। ब्राउनियन ये डज नॉट शो, ऑलवेज शो, मे और मे नॉट शो। ये ब्राउनियन मूवमेंट भी तुम यहाँ फील कर सकते हो, मूव करते हुए तुम्हें मस्त दिखेगा, यू कैन ऑल्सो फील दिस। तो ये दोनों चीजें तुम प्रैक्टिकल समझ सकते हो, और आगे चल के हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट्स द ब्राउनियन मूवमेंट मीनिंग एंड एटसेट्रा। तो अभी बेटा सेपरेशन के पॉइंट से हमारे पास इतने सारे पॉइंट हो गए। सी यहां से बेटा आप किसी भी सॉल्यूशन को समझा भी सकते हो। लेट से एग्जाम 2 मार्क्स में पूछता है एक्सप्लेन ट्रू सॉल्यूशन, ये सारे पॉइंट्स लिख दो उसके लिए, इनकी हेल्प से, है ना। केवल ये ही नहीं लिखना कि पार्टिकल साइज इज दिस, दे कैन बी विजिबल विद द, दे कैन नॉट बी सीन विद द एनी इंस्ट्रूमेंट, और दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द एनिमल मेम्ब्रेन बट कैन नॉट बी सेपरेटेड, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम बोथ फिल्टर पेपर एंड एनिमल मेम्ब्रेन, दे डिफ्यूज वेरी रैपिडली, दे फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर एंड दे डू नॉट शो द ब्राउनियन मूवमेंट एंड एटसेट्रा। तो किसी भी एक का पूछे, वी कैन राइट एवरीथिंग अबाउट दैट पार्ट, तो 2 नंबर का टास्क हो जाता है बेटा, 2 से 3 नंबर का इजीली इतना लिख देता हूं हम अच्छे से लैंग्वेज बना के। डिफरेंस पूछे किसी में तो डिपेंडिंग ऑन दी मार्क्स बेटा, सिंस अगेन लाइक आई एम सेइंग, कभी भी यदि बुक में या अपने पास में डिफरेंस ज्यादा अवेलेबल होते हैं तो दे डिजायर एटलीस्ट 2 पॉइंट्स फॉर 1 मार्क। तो ये 2 मार्क में डिफरेंस पूछ रहा है, यू विल हैव टू गो विद 4 डिफरेंसेज। 3 मार्क्स में पूछ रहा है तो यू विल हैव टू गो विद 6 डिफरेंसेज, क्योंकि डिफरेंस अवेलेबल है। यदि डिफरेंस नहीं होते हैं बुक में ही गिवन, 3 ही डिफरेंस दिए हुए हैं, तो बेटा 2 मार्क में यू गो विद 2 डिफरेंस, इट्स टोटली फाइन, यू विल गेट 2 मार्क्स। बट सिंस वी आर हैविंग 7-8 डिफरेंसेस, 6-7 डिफरेंसेस, तो हमें पर मार्क के लिए 2 डिफरेंस आ ही जाता है काउंट उस पे बेटा कंसिडरेशन में। क्लियर है? यस सर। सो आई होप दैट्स गुड। तो बेटा ये लिखना आप घर पे अच्छे से, टेबल बनाना है एक, और ये पॉइंट्स को लिखना काफी इंपॉर्टेंट, और आई होप इससे सारी
स्टेट्स हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सस्पेंशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन भी सबने देखा है नेचर में, कोलोइड भी हम दुनिया भर के देखते हैं, जो मैंने अभी एग्जांपल्स बताए इतने सारे। इंक आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है, अभी कोलोइड्स तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें और पता चलेगी। सस्पेंशन भी हम इजीली देख सकते हैं, दिस वी हैव ऑल डन, बचपन में कभी किया होगा, नहीं भी किया तो कर सकते हैं इस टास्क को। मिट्टी पड़ी हो पानी में बोल के देख लो, दैट्स द सस्पेंशन। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं बेटा कहानी को। सो जस्ट नोट इट डाउन, नोट कर लेना, इट विल बी हेल्पफुल। नेक्स्ट देखे बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। व्हाट इज डीपी? डीपी इज इक्विवेलेंट टू सॉल्यूट, हम ऑलरेडी बता चुके, इट इज इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट। तो मुझे तो ऐसे ही समझ में आता है बेटा, तो हमेशा ये ध्यान रखना, मन रखना, लिखना नहीं है हमें कोलोइड की डेफिनेशन में सॉल्वेंट सोल्यूट, बट मन में ये होना चाहिए कि सॉल्यूट टाइप से सॉल्वेंट है, तो चीजें अपने आप समझ में आती है। अगेन बेटा दिस टेबल आई विल अगेन सजेस्ट यू टू राइट इन होम। क्या टेबल याद करनी है बेटा? वी सी 1 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस टेबल। हर साल आता है नहीं, बट ऑलमोस्ट अल्टरनेट ईयर्स एक 1 मार्क का क्वेश्चन इस टेबल से पूछा जाता है। मेहनत करवाती है 1 मार्क के लिए बिल्कुल, बट हमें करनी है याद, हाँ करनी है। कोशिश करो कि याद हो पाए। दिस इज डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज डिफिकल्ट, बट हमें कोशिश करके याद करनी है, बिकॉज वी गेट ए डायरेक्ट 1 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस टेबल। कैसे आता है वो भी बताऊंगा मैं। तो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड, पहला क्या है? फिजिकल स्टेट डीपी और डीएम की। बेटा हमारे सिलेबस में किसी की भी चीज की फिजिकल स्टेट हो, वी हैव 3 टाइप ऑफ फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बेटा इन्हीं तीनों के बेसिस पे हमारे पास में डिफरेंट आपके क्लासिफिकेशन हो जाता है इनका। कैसे, आओ समझते हैं बेटा। तो आपका सॉलिड है सॉल्वेंट, और उसमें आप सॉलिड को ही मिला रहे हो, सॉलिड सॉल्वेंट में सॉलिड को ही मिला रहे हो, तो क्या बन रहा है? देखिए पहला बनता है, इसको बोलते क्या है बेटा इस कैटेगरी के कोलोइड्स को? सॉलिड सॉल। एग्जाम्पल्स सम कलर्ड ग्लासेज एंड जेन स्टोन्स। बेटा ये देखो थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे आता है, अब मैं क्वेश्चन भी बताता हूं आपको। क्वेश्चन आपसे आएगा जैसे कि विच टाइप ऑफ डीपी एंड डीएम आर देयर इन, लेट से उन्होंने पूछ दिया क्रीम, आपसे पूछ दिया बेटा क्रीम में किस तरह के डीपी और डीएम होते हैं, तो फिर देखो क्रीम जैसे यहां है तो आपको बताना पड़ेगा लिक्विड एंड लिक्विड। आ रही है बात समझ में? इस तरह का बहुत गंदा क्वेश्चन आता है। और एक उल्टा क्वेश्चन किस तरह का आता है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कोलोइड। एक उल्टा क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एक एग्जाम्पल दो जिसमें सॉलिड इन लिक्विड, तो मतलब सेकंड केस हो गया, लिक्विड में सॉलिड आपका सॉल्वेंट है। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या हो गया? लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट, तो वो सोल, पेंट या सेल फ्लूइड्स एक्सेट्रा। सो इट्स अ टिपिकल बट 1 मार्क में फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन से ये आपसे पूछे जाते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? यस सर। बेटा आई होप क्वेश्चन किस तरह से आएगा टेबल से, मेरे ख्याल से Yes, क्लियर sir. हो गया। तो ये एक तो दिमाग में होनी चाहिए। तो अब इसको याद कैसे कर सकते हैं हम, इसको कैसे ध्यान में रख सकते हैं? बेटा देखो लिमिट नहीं है, बट प्रिफरेबली बेसिक चीज पूछते हैं। वैसा नहीं है दुनिया की कोई भी चीज उठा के तुमसे पूछ दी जाएगी। तो जैसे मैंने एनसीईआरटी का रेफरेंस लिया है, आईसीएसई वाले बच्चे एक बार अपनी बुक भी देख ले, वैसे सिमिलर एग्जाम्पल्स होंगे। तो कोई बुक का स्पेसिफिकेशन नहीं है। देखो यहाँ तुमसे नेचुरल चीजें पूछी जाएगी जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अकर करती है, तो ऐसे कोई ऊटपटांग उठा के नहीं पूछेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो जैसे पहला वाला एग्जाम्पल हो गया जेम स्टोन्स। बेटा जेम स्टोन सबको पता है, जैसे किसी ने पन्ना नीलम वगैरह देखा हो तो उसमें कलर होते हैं इनमें, है ना, ग्रीन कलर, पर्पल कलर टाइप से। तो वो कलर एक्चुअल में सॉलिड पार्टिकल्स के डिफ्यूज या मिक्सिंग होने से आता है सॉलिड में। तो दिस इज द एग्जाम्पल। लेट्स से थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा बेटा, देखो इन चीजों को। लिक्विड में सॉलिड, वी कॉल इट सिंपली सोल। एग्जाम्पल पेंट। बेटा जो कलर करते हैं ना हम,
उसमें आपका लिक्विड सॉल्यूशन और सॉल्वेंट होता है, और कलर के पार्टिकल्स, जो भी कलर के पार्टिकल्स होते हैं वो पेंट का फॉर्मेशन जब करते हैं तो वी कॉल इट पेंट्स। दूसरा देखो प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल, सेल फ्लूइड्स। आप सबको पता है सेल फ्लूइड जो होता है उसमें आपके सॉलिड एक तरह से पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं होते? बायो वाले बच्चे अच्छे से समझते होंगे। यस सर। तो सेल फ्लूइड्स में आपके सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी होते हैं, तो लिक्विड में देखो सॉलिड साथ में रहता है। इवन ब्लड में भी रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ब्लड किसी कैटेगरी में दिया है कि इन्होंने नहीं नो दिया। सर। हाँ, तो ब्लड भी काइंड ऑफ ऐसा ही होता है, ब्लड में भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, आरबीसी वगैरह हो गए। सो दैट इज अ फ्लूइड कंटेनिंग द लिक्विड पार्टिकल्स एक्सेट्रा, सॉलिड पार्टिकल्स, है ना। यस सर। गैस, थर्ड पार्टिकल देखो बेटा, गैस में सॉलिड, कि गैस आपका मेजर मीडियम है उसमें सॉलिड, तो इसका बेस्ट एग्जांपल इनको बोलते हैं एरोसोल। द बेस्ट एग्जांपल्स आर स्मोक एंड। आप सबको पता है बेटा धुआं उड़ता है तो उसमें गैस मेनली होती है और सॉलिड के पार्टिकल्स ट्रैप होते हैं। लकड़ी जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है, गैस है बट उसमें कार्बन के छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। आप सबने ये ऑब्जर्व किया होगा, सबने कहीं ना कहीं फील किया होगा। और बेटा सबको पता है नेचर में एटमॉस्फेयर में जो गैसेज है उनमें बीच में पार्टिकल्स वगैरह, डस्ट के पार्टिकल्स ट्रैप होते हैं। दैट इज एग्जांपल ऑफ गैस विद द मीडियम एंड सॉलिड ट्रैप्ड इन द गैस। चौथा देखो बेटा, सॉलिड अब के बाद मीडियम है उसमें लिक्विड सॉल्यूट है, तो सॉलिड में लिक्विड जब मिलाते हैं तो थोड़े चीजें बनती है बेटा जेल टाइप से, जैसे एग्जांपल चीज हो गया, जेलीज हो गई, इस तरह की चीजें। तो जेली सबने खाई होगी, जस्ट जेली एल्पेनलीबे की आती है जो, या और भी किस तरह की खाई होगी। तो यस सर। क्या वो बिल्कुल सॉफ्ट टाइप से होती है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सी और एकदम मतलब स्पॉन्जी टाइप से, सबने फील की होगी है। तो दैट इज द जेली एग्जांपल जो आप सबने खाई है, दैट्स द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब वो मेन सॉलिड होता है, उसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्वेंट और लिक्विड का थोड़ा सा अंश होता है, तो थोड़ा वो हार्ड भी होती है और थोड़ी सॉफ्ट भी होती है। लिक्विड इन लिक्विड, दिस इज अ इमल्शन। इमल्शन इज वन ऑफ द कैटेगरी विच वी विल स्टडी इन लिटिल डिटेल इन अपकमिंग क्लासेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा दो इंपॉर्टेंट आप डे टू डे यूज सब्सटेंसेज आते हैं, वन इज मिल्क एंड वन इज बटर। ये दो चीज हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में काइंड, और इनको हमें थोड़ा सा हम आगे भी देखेंगे कि क्या है इन दोनों का, डिटेल बात भी करेंगे इन पे। सो अगेन आपसे पूछ लिया जाए, बटर से पूछ ले, हेयर क्रीम से पूछ ले, तो उस तरह से हमें बात होना चाहिए बेटा। और देखो आगे, गैस में लिक्विड, गैस है उसमें लिक्विड मिला हुआ है बेटा, तो इनको हम अगेन एरोसोल ही बोल दिया जाता है कैटेगरी में। बट फॉर एग्जांपल फोग, फॉग क्या है सबको पता है, आपकी एयर है अगेन उसमें लिक्विड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स एक्सेट्रा। आ रहा है समझ में? यस सर। अब देखो बेटा ये याद करने पे थोड़ा ज्यादा है, तो आई आल्सो कैन नॉट हेल्प इन दिस टास्क। आपसे अब एक क्वेश्चन आता है तो करना याद, बट एक दो बार रिपीट करने से या दो तीन बार लिख लेने से चीजें शायद याद हो जाएगा। फॉर 1 मार्क वी विल हैव टू डू दिस सेक्रीफाइस, व्हाट कैन बी डन। तीसरा देखो, सॉलिड में गैस मिला दिया जाए। अब सॉलिड में गैस मिलना, देखो हमारे पास में सॉलिड सोल बनते हैं, अगेन बेटा वी कॉल इट सॉलिड सोल। अब प्यूमिक स्टोन करके हम बोलते हैं बेटा इसको, क्या होता है अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा मैं। फॉर्म, फॉर्म शायद सबने फील किया होगा, मैंने पहले थोड़ी देर पहले एडजॉर्प्शन का बताया था बेटा। फॉर्म जो डे टू डे लाइफ में हम देखे हैं उसके में गैस ट्रैप होती है, तो कभी भी देखना फॉर्म में गैस ट्रैप रहेगी, क्योंकि फॉर्म के पार्टिकल्स होते हैं उनमें गैस आके बैठ जाती है। सो विद दिस इज कॉल्ड ए गैस इन सॉलिड। ये क्या होता है प्यूमिक स्टोन बेटा, तुम्हें एग्जांपल दूं तो आजकल तो क्या आप घरों में ये सब चीजें यूज नहीं होती, तुमने घर में तो नहाते समय एक पत्थर टाइप से होता है जिससे बेटा हम थोड़ा मेल वेल उतार लेते हैं, गंदगी वगैरह, देखा है क्या? यस सर। तुम देखोगे तो उसपे पोर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, मतलब ऐसे छोटा पत्थर टाइप से रखते हैं, आजकल कम रखने लग गए, बट शायद किसी बच्चे ने देखा हो तो बताओ जरा। उसमें से ऊपर साइडों में से छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे क्या हम थोड़ा उसको, जैसे स्किन पे अपनी बॉडी पे बेटा रब भी करते हैं तो वो क्या करता है गंदगी लेके हट जाता है, और इजीली मतलब हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, उसके पोर्स ऐसे होते हैं कि हमें चुभते भी नहीं है। क्या किसी पे यूज किया है किसी के घर में यस सर। पत्थर वो यस नहाने सर। वाला? हाँ, यस सर। तो उसी को इंग्लिश में है ना हम ये बोलते हैं ना, इसकी कैटेगरी में आते हैं वो। सर प्यूमिक स्टोन कहते हैं ना उसको? हाँ वही बोलते हैं उसको ना, तो वो इस तरह की कैटेगरी में आता है इसकी प्यूमिक स्टोन की। तो यही होता है वो जो आपने
किसी के भी घर में होगा, देखा होगा मेरे ख्याल से। और आजकल जैसे अब सिटीज में तो फिर भी नहीं यूज होता, गाँव में डेफिनेटली आपको हर घर में मिल जाएगा ये 100%। तो वहां पे जो होता है पत्थर, ये है होता है जिसमें पोर्स होते हैं, सबने देखा होगा, नहीं भी देखा तो थोड़ा फील करके देखो आप, यूट्यूब पे या नेट पे जस्ट सर्च करना, आपको इमेज दिख जाएगी, तो शायद भी देखा हो जिंदगी में तो याद आ जाएगा। सो इट्स जस्ट स्टोन विच इज हैविंग लॉट्स ऑफ पोर्स ओवर द सर ये नेचुरली मेड है फुल नहीं, मैन मेड है? नेचुरली भी अकर करते हैं बेटा, नेचुरली अकर करते हैं पत्थर, बिल्कुल अकर करते हैं नेचुरली। कभी घर बनता है, घर बनने में यदि बजरी वगैरह बेटा, रेत जो आती है आपकी सॉइल, उसमें कई तरह के पत्थर ऐसे मिल जाते हैं हमें। यस सर। ठीक है, सो दिस इज द टाइप। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हमें वर्ड याद रहता है तो बहुत बढ़िया। फॉर्म और रबर वगैरह का मैंने बता ही दिया। फॉर्म पे बेटा पोर्स होते हैं, अगेन उनमें गैस ट्रैप रहती है, फॉर्म को प्रेस करो तो ऐसा लगेगा जैसे हवा निकल के गई उससे। लिक्विड में गैस, तो लिक्विड में गैस अगेन फॉर्म बोलते हैं बेटा इसे। ये फॉर्म और इस फॉर्म में थोड़ा डिफरेंस है ना, तो दोनों को कंफ्यूज ना करें। जैसे फ्रोथ, विप्ड क्रीम, सॉप लेदर, ये भी सबने देखा होगा बेटा। विप्ड क्रीम आपके इस कैटेगरी में आती है। सॉप लेदर साबुन से बेटा जो झाग वगैरह बनते हैं, फ्रोथ काइंड ऑफ झाग ही हो गए, दोनों तरह से हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। तो सो दीज कम्स इन कैटेगरी ऑफ लिक्विड, मेन रहता है, गैस उसमें ट्रेप रहती है। तो ये आपके पूरा क्लासिफाई हो गया। अच्छा, इसमें एक कैटेगरी नहीं है, देखोगे तो गैस एंड गैस। यस सर। तो बेटा गैस इन गैस आपका होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, वो आपका एक्चुअल में इस कैटेगरी में पार्ट नहीं लेता ना। तो गैस इन गैस आपका कोलॉइड्स की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि गैस और गैस मिलके क्या बनाती है, गैस से बनाती है, और सेपरेट नहीं कर सकते हम उनको नॉर्मल आई वगैरह से। आ गया समझ में? तो क्वेश्चन भी वैसे कोई पूछेगा नहीं तुमसे, बट तुम्हारे मन में आना चाहिए था सर गैस और गैस नहीं है, तो मैंने खुद नहीं बता दिया। तुम्हारे मन में तो पता नहीं आता कि नहीं गैस और गैस क्यों नहीं है, कि गैस और गैस मिलके गैस ही बनाती है, और गैस का वो एक तरह से ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में चला जाता है। सो वी विल नॉट वी डू नॉट स्टडी दैट इन कैटेगरी ऑफ फॉलोइंग। गुड। तो 8 टाइप हो गए बेटा, ये देखा जाए तो 9 की जगह 8 टाइप्स है। गैस और गैस हमारे पास नहीं है यहाँ पे। एनी प्रॉब्लम सो फार? सी रिमेम्बरेंस में मैं भी हेल्प नहीं कर सकता, बट मेरे ख्याल से चीजें एक्सप्लेन थोड़ी बहुत कर दी है मैंने कि किसका क्या मतलब है, और कैसे एग्जांपल्स डे टू डे लाइफ में हमें कहाँ देखने को मिल सकते हैं। सबने देखे हुए हैं, दीज आर ऑल डे टू डे लाइफ अकरिंग थिंग्स। सबने किसी ने घर में किसी को जेम स्टोन पहनते देखा होगा, नहीं देखा तो अपने घर पे मम्मी पापा किसी से भी पूछना, वो दिखा देंगे, पड़े होते हैं, लगभग सबके घर में मिल जाएगा इजीली बेटा। कोई ना कोई पहनता है, किसी न किसी के पास रहता है, आपके गहने वगैरह में मिल जाएंगे। कलर सबने देखा हुआ है, सेल फ्लूइड सब थोड़ा एक आइडिया होगा, या इंक मैंने बताया, दैट इज ऑल्सो दिस टाइप ऑफ पार्ट बेटा। इंक जो होती है, डाई वगैरह मिलाते हैं, नील वगैरह, वो सब भी यहीं पे आती है। स्मोक डस्ट एवरीवन हैव सीन। चीज जेलीज सबने देखी हो, मैंने बताया एलपीलीपी वाली जस्ट जेली आती है, सबने देखी हुई है। मिल्क सबने देखा हुआ है। फॉग मिस्ट एवरीवन हैव सीन। फोम रबर सबने देखे हुए हैं, ये शायद सबने नहीं देखा होगा, बट होता है, ये मैंने बता दिया बेटा। इसी तरह ये सब भी सबने देखा हुआ है कभी ना कभी जिंदगी में। तो इट्स ऑल अबाउट द नॉर्मल थिंग्स, तो हमें कंसिडर करना है, ध्यान रखना है बेटा। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ता हूं मैं। तो ये 2 टेबल है, इस टेबल को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें, 1 मार्क के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और जो 1 मार्क कुर्बान कर सकता है वो छोड़ भी सकता है भले। सर ये भी कॉपी करना है बुक में? हाँ, ये कर लेना, आपने लिख लेना बेटा, देखो नोट्स तो पूरे रखो अपनी तरफ से, है ना? यस सर। ठीक है। अगला देखो बेटा, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, वी विल ट्राई टू जस्ट फिनिश ऑफ दिस स्लाइड बस, उसके बाद बेटा हम खत्म करेंगे इसको, आगे फिर अगली क्लास में देखेंगे। तो एक क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया उनकी फेज के बेसिस पे बेटा। दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन 2 पार्टिकल्स। 2 पार्टिकल्स कौन कौन है, मतलब इंटरेक्शन बिटवीन बिल्कुल बेटा, डीएम मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन कैसा है, आपस की बॉन्डिंग कैसी है उनकी बेटा, उसके बेसिस पे भी हम 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं इसको। देखो कैसे बेटू। तो सबसे 2 टाइप कौन से होते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। बेटा हम हमेशा बताते हैं, मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। बेटा फिलिक वर्ड का मतलब जनरली होता है आपका लविंग टाइप से, और दूसरा टाइप से आपका आता है लायोफोबिक। हम सबने सुना होगा फोबिया है इसको, तो पानी से फोबिया है, वाटर फोबिया, हाइट फोबिया। तो फोबिया का मतलब डर टाइप से होता है, तो डर इसको मतलब समझ सकते हो बेटा हेट। ठीक है, हेट करने वाला है, हेट टाइप से होती है उस चीज से जिसकी भी बात करें। तो
तो लायोफिलिक का मतलब क्या है बेटा, लविंग टाइप से। तो ऐसा कोलोइड जिसमें डीपी और डीएम का इंटरेक्शन आपका अट्रैक्टिव होता है, वो लविंग टाइप से होते हैं आपस में, मतलब एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं वो, तो ऐसे सॉल्यूशन को या ऐसे कोलोइड को हम बोलते हैं लायोफिलिक। देखो इस वर्ड से ही अपने आप बन जाएगी डेफिनेशन। सो द कोलोइडल सिस्टम इन विच पार्टिकल्स ऑफ डीपी हैव ग्रेट अफिनिटी फॉर डीएम आर कॉल्ड लायोफिलिक कोलोइड्स। ठीक है बेटा, तो इनको लायोफिलिक कोलोइड्स बोलते हैं। अगला पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट, इन सच कोलोइड्स द डिस्पर्स फेज डज नॉट गेट इजीली प्रेसिपिटेटेड एंड आर मोर स्टेबल। मतलब इनकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है क्योंकि बेटा अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, तो ये प्रेसिपिटेट इजीली नहीं हो पाते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, such colloidal systems even if precipitated may be reconverted to the colloidal state by simply agitating them with the dispersion medium, hence lyophilic colloids are reversible। ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि वो रिवर्सिबल होते हैं। मैं ये पॉइंट एक्सप्लेन, ये वर्ड का मतलब अभी नहीं समझा रहा हूं, अगली क्लास में समझाऊंगा, और ये तुम्हारे टास्क भी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजिटेटिंग हियर? तो सब बच्चे अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, देखे बताना कल सर्च करके या थोड़ा ढूंढ के खुद से कि क्या मतलब है इसका। आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट्स द मीनिंग इन दिस रेफरेंस, बट खुद से एक बार सर्च करना, देखे क्या पता चलता है। अ लिटिल होम टास्क फॉर यू। सो काम की बात क्या है ये तो मैं कल बेटा बताऊंगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा टाइम दिखाएगा। लायोफिलिक कोलोइड रिवर्सिबल होते हैं, मतलब यदि उनकी कोलोइडल स्टेट खत्म भी हो जाए तो वो इजीली रिकवर हो जाती है, वो वापस रिकवर कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या हो गया, व्हेन द डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर दीज आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स। ठीक है, तो यदि डिस्पर्जन मीडियम वाटर होगा तो बेटा पानी को हम हाइड्रो बोलते हैं, तो पानी को लविंग करने वाले तो हाइड्रोफिलिक। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ लायोफिलिक कोलोइड्स आर गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर, प्रोटीन। पूरे प्रैक्टिकल लाइफ में है, पूरे अपनी बॉडी से रिलेटेड भी हो गए, जिलेटिन, स्टार्च वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ लायोफिलिक कोलोइड्स। देखो क्या क्या याद रखना है, मैं क्विकली रिपीट करता हूं। पहला पॉइंट डेफिनेशन, तो जिसमें डीपी और डीएम के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, वी कॉल देम लायोफिलिक। सेकेंड पॉइंट, इजिली प्रेसिपिटेट नहीं होते। थर्ड पॉइंट, प्रेसिपिटेट हो भी जाए तो रिकवर हो जाता है, इसलिए रिवर्सिबल बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट, वाटर आता है तो उसको हाइड्रोफिलिक भी बोल दिया जाता है, और उनके एग्जांपल्स क्लियर है हमें? आर वी गुड? यस सर। तो बेटू जल्दी से लिख लो, और फिर उसके बाद वी विल कवर। अगली क्लास में वापस में एक बार समझाऊंगा, और फिर इसके अगला पार्ट फिर अगली क्लास में सीखेंगे हम। जस्ट क्विकली इसको नोट डाउन कर लो। एंड बेटा मैथ्स की क्लास बच्चे टाइम पे ज्वाइन किया करो।